हेलो दोस्तों, हम लोग संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत जो उसकी धाराएं हैं उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने धारा 20 तक कर लिया था। आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो धारा 20 के बाद जो इम्पोर्टेंट धारा है वो 28 धारा 28 है। तो इस वजह से मैंने बीच की धाराओं को इसमें टाइप नहीं किया है। ओके, तो और जो पीछे की धारा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। फिलहाल अभी आप आगे की देखिए। धारा 21 की बात करें तो उसमें जो है सरकारी सेवकों की सहायता के बारे में दिया हुआ है। और धारा 22 में ग्राम पंचायत द्वारा जो अध्यावेदन और सिफारिश होती हैं वो दिया हुआ है। धारा 23 में कर्मचारियों के जो मिसकंडक्ट होते हैं उनकी जांच करना, रिपोर्ट करने का अधिकार है। ओके, कर्मचारी वर्ग की बात करें तो धारा 25। तो बीच में 20 के बाद एक इम्पॉर्टेंट धारा आती है जो कि धारा 25 है, वो कर्मचारी वर्ग है। ओके, कर्मचारी वर्ग से रिलेटेड है। सेक्रेटरी की बात करें तो 25 का में है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का अधिकार की बात करें तो धारा 26 में है। तो आगे हम लोग अब इम्पॉर्टेंट धारा हमारी इसमें कौन सी दी हुई है, धारा 28 का। तो भूमि प्रबंधन जो समिति है, भूमि प्रबंध समिति की स्थापना से रिलेटेड जो धारा है वो कौन सी, 28 का। तो भूमि प्रबंधन समिति की स्थापना से रिलेटेड धारा कौन सी है, 28 का है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो भूमि प्रधान जो होता है भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल उसका सचिव होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भूमि प्रबंध समिति की स्थापना जो है उससे रिलेटेड जो है वो धारा 28 का में दिया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि जो भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, प्रधान होगा। ध्यान रखिएगा, भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधान होगा। और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का जो लेखपाल होगा, मतलब लेखपाल जो होगा वो सचिव होगा। तो सचिव कौन होगा भूमि प्रबंधन समिति का, वो लेखपाल होगा। लेकिन जो उसका अध्यक्ष होगा कौन होगा, प्रधान होगा। ये आपको ध्यान रखना है। भूमि प्रबंधन समिति के जो कार्य हैं वो धारा 28 ख में दिए हुए हैं। भूमि प्रबंधन समिति के कार्य किसमें, धारा 28 ख में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जैसे कार्य हो गया, वन हो गए, जो वृक्ष होगा उनका परीक्षण करना, उनका विकास कैसे किया जाए, हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंध कैसे किया जाए, जो चकबंदी में सहायता करना हो गया, ऐसे इसी तरीके के काम इसमें है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर धारा 28 गा के बारे में चाहिए तो भूमि प्रबंधन समिति के संविदा आदि के भूमि प्रबंधन समिति के सदस्य अधिकारी कोई लाभ नहीं उठाएंगे। देखो धारा 28 गा में ये बताया गया जैसे कि जो भूमि प्रबंधन समिति से रिलेटेड है तो और उसमें जो कोई भी अलग से कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है 28 का में भूमि प्रबंधन समिति की स्थापना, 28 का में भूमि प्रबंधन समिति के कार्य दिए गए हैं। और इसमें एक नोट पॉइंट जो मैंने बताया था 28 का में कि भूमि प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होगा प्रधान होगा, जो लेखपाल होगा वो सचिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धारा 29 में समितियों के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है समितियों वाला। तो इसमें ये है जो समितियां हैं तो उसमें कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो समितियां हैं उसमें क्या होता है कि प्रत्येक समिति में एक सभापति और 6 अन्य सदस्य होते हैं, ऐसा उसमें बोला गया है। जो समितियों के बारे में बताया गया है तो उसमें एक सभापति होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें ये भी बताया गया कि समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य, पिछड़े वर्ग का एक सदस्य होगा। पिछड़े वर्ग का एक सदस्य, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST वालों का एक सदस्य, एक महिला सदस्य भी होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि प्रधान या ग्राम पंचायत कोई अन्य सदस्य ऐसी किसी समिति का सभापति होगा। प्रधान भी हो सकता है या कोई भी अन्य सभापति हो सकती है। ठीक है, अब इसमें समितियों के बारे में अगर बोला गया है तो आपको ये पता होना चाहिए जो समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। 6 समितियों के बारे में बोला गया है, 6 समितियां और 6 अन्य सदस्य, एक सभापति, ये भी आपको ध्यान रखना। तो 6 समितियां हैं तो इन समितियों के नाम भी पता होने चाहिए।
नियोजन और विकास समिति, पहली समिति कौन सी, नियोजन और विकास समिति है। दूसरी है शिक्षा समिति, तीसरी है निर्माण कार्य समिति, चौथी है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, पांचवी है प्रशासन समिति, छठी है जल प्रबंधन समिति। 6 समितियों के बारे में बोला गया, जिसमें पहली नियोजन और विकास समिति है, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य और कल्याण समिति, प्रशासन समिति, जल प्रबंधन समिति है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे है धारा 30, जिसमें संयुक्त समिति के पहले समितियां, और धारा 30 में संयुक्त समिति के बारे में बताया गया है। तो देखिए है क्या संयुक्त समिति में, जैसे जो ग्राम पंचायतें हैं तो कुछ ऐसे हैं जैसे एक साथ रह के कार्य करना चाहें, संयुक्त रूप से कार्य करना चाहें, तो वहाँ पे संयुक्त समिति की नियुक्त करने के लिए बारे में बोला गया है। ठीक है, मतलब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाए, और 2 या 2 से अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जिनमें संयुक्त रूप से अभिरुचि रखती हो, मतलब 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायत अगर संयुक्त रूप से कार्य करना चाहें तो तब वहाँ पे संयुक्त समिति की बात होती है। ठीक है, और अगर इसमें इस धारा में ये बोला गया, इस धारा के अधीन कार्य करते हुए अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो जो विहित प्राधिकारी होगा उसके पास उसे भेजा जाएगा, उस संबंध में वही अधिकारी उसका जो निर्णय होगा अंतिम होगा। मतलब जैसे अब भाई अलग अलग ग्राम पंचायतें हैं, उनकी संयुक्त समितियां बनाई गई उनसे रिलेटेड, तो अगर उनमें कोई मतभेद होता है तो जो विहित प्राधिकारी है उसका अंतिम निर्णय जो होगा वो मान्य होगा। तो ये आपका संयुक्त समिति हो गया। नेक्स्ट है आपका 32 में ग्राम निधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए जो अध्याय 5 है उसमें भूमि का अर्जन ग्राम निधि और संपत्ति से रिलेटेड है। तो 32 में आपका है ग्राम निधि के बारे में। ओके, तो उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं ग्राम निधि में। 32 का की बात करें तो वित्त आयोग के बारे में बताया गया, और वित्त आयोग से रिलेटेड जो आपने आगे पढ़ा हुआ है पॉलिटी में वही सब इससे यहीं से उठ के आया हुआ है। तो ये आपको पता, जैसे कि आपको ये पता ही है कि जो राज्यपाल है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर जितना जल्दी हो सके प्रत्येक 5वें वर्ष के समाप्ति पे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा, और और क्या है, जो राज्यपाल को निम्नलिखित बातों पे सिफारिश दी, जैसे कौन कौन सी बातें हो गई, ऐसे कर, शुल्क, पत्र कर, फीसों का अवधारणा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को संबोधित कर सके। इसमें डिटेल में नहीं जाते क्योंकि मैंने वित्त आयोग के बारे में बहुत ढंग से पढ़ा रखा है। तो कुल मिला के 32 का जो धारा है, जैसे कि वहाँ पे 243 आई है, तो उसे यहाँ पे जो 1947 में जो धारा की बात की गई है 32 का, तो वही राज्यपाल से रिलेटेड है, राज्यपाल ही मतलब पूरा सब देखता है बाद में। ठीक है, तो वही वित्त आयोग के बारे में धारा 32 का में, तो मोटा मोटा सा वित्त आयोग से रिलेटेड अगर 1947 में जो धारा की बात की गई तो धारा 32 का 32 का है। ठीक है, आर्टिकल 33 में भूमि अर्जित करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 33 में दिया हुआ है। आगे अगर बात करें 33 के बाद 34 में ग्राम पंचायत में निहित जो संपत्ति होती है वो दिया हुआ है, तो ज़्यादा उसमें नहीं। और आर्टिकल 37 की बात करें तो करों या शुल्कों का आरोपण है, तो 33 के बाद 37 ही इम्पॉर्टेंट है। तो 33 में भूमि अर्जित करने का अधिकार, 37 में करों या शुल्क का आरोपण। ठीक है, देखिए जो करों शुल्कों का आरोपण है तो उसमें ये बोला गया है कि जो भू राजस्व है उसमें धनराशि में प्रति रुपया जो है कम से कम 25 पैसे किंतु 50 पैसे से अनधिक कर लगा सकती है। मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप 37 कर शुल्कों का आरोपण, इसके बाद अगर आप देखोगे तो 39 में न्याय पंचायत के व्यय ग्राम निधि पे भारित होंगे, इसके बारे में बताया गया है। लेखा परीक्षा 40 में है, तो 40 में लेखा परीक्षा ये आपको ध्यान रखना है। और 41 में ग्राम पंचायत का बजट है, तो ग्राम पंचायत का बजट किस में बोला गया है, आर्टिकल 41 में है। और ग्राम पंचायत के बजट के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रीति से जैसी की नियत की जाए
आने वाली अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करेगी, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत के बजट के लिए जो बात करी गई, बहुमत कैसा साधारण बोला गया है। ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी। तो यहाँ पे गणपूर्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत जो है ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रीति जैसे कि नियत की जाए, जो पहली अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत निर्माणित प्राप्ति और व्यय के विवरण तैयार करेगी। तो ये तो लॉजिक की बात है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो बहुमत कैसा होता है, साधारण बहुमत से पारित होता है। गणपूर्ति आधे से अधिक होती है, आधे से के अधिक होनी चाहिए। ठीक है। अब फिर उसके बाद आर्टिकल 42 में न्याय पंचायत की स्थापना है। न्याय पंचायत की स्थापना किस में है? आर्टिकल 42 में है। और आर्टिकल 43 की बात करें तो पंचों की नियुक्ति और उसके कार्यकाल उसमें दिए हुए हैं। आर्टिकल 44 में सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन दिया हुआ है। पंचों का कार्यकाल 45 में दिया हुआ है। तो जितना मैंने इसमें लिख रखा है वो आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आकस्मिक रिक्तियां होती हैं उनका भरा जाना आर्टिकल 50 में है। न्याय पंचायतों द्वारा हस्तक्षेप आर्टिकल 52 में। तो आर्टिकल 52 में न्याय पंचायत द्वारा हस्तक्षेप है। 41 में ग्राम पंचायत का बजट, 42 में न्याय पंचायत की स्थापना, 43 में पंचों की नियुक्ति उसका कार्यकाल है, 52 में न्याय पंचायत द्वारा हस्तक्षेप है। ठीक है। आर्टिकल 53 की बात करें तो शांति बनाए रखने के लिए जो प्रतिभूति होती है तो वो आर्टिकल 53 में है। ये इंपॉर्टेंट है, शांति बनाए रखने के लिए जो प्रतिभूति है आर्टिकल 53 में है। न्याय पंचायत द्वारा मुकदमों का न्यायालय को स्थानांतरित किया जाना आर्टिकल 50, सॉरी मैं आर्टिकल माइंड में है, धारा 58 में है। धारा 53 शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति, धारा 58 न्याय पंचायत द्वारा मुकदमों का न्यायालय को स्थानांतरित किया जाना। ठीक है, तो न्याय पंचायत द्वारा जो मुकदमों का न्यायालय द्वारा स्थानांतरित किया जाना है किसमें? धारा 58 में। धारा 59 में कुछ व्यक्तियों का परीक्षण न्याय पंचायत द्वारा न किया जाना। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका परीक्षण न्याय पंचायत के द्वारा नहीं किया जाता है तो धारा किसमें है? 59 में है। तो इसमें कैसे व्यक्ति हो सकते हैं? जैसे कोई न्याय पंचायत किसी ऐसे फौजदारी मुकदमे में हस्तक्षेप नहीं करेगी जो उस व्यक्ति के विरुद्ध हो, जो पहले किसी अपराध में मतलब पहले से ही फंसा हुआ है, उसमें या उसे 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास हो चुका है। तो इसमें न्याय पंचायत द्वारा कोई भी इसमें नहीं किया जाएगा परीक्षण वगैरह। ठीक है, जिसको पहले से ही दंड वगैरह दिया जा चुका है। धारा 59 में ये हो गया आपका। धारा 62 अपराधियों का परीक्षण पर मुक्त किया जाना। ठीक है, तो धारा 42 से लेके धारा 94 तक न्याय पंचायत से संबंधित है। ठीक है, धारा 42 से धारा 90, तो मतलब अब देखिए एक एक धारा तो आप रट नहीं सकते हो, तो आप एक लॉजिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि धारा 42 से 94 के बीच में अगर कोई धाराएं ऑप्शंस पे दी जाती है न्याय से रिलेटेड है तो वो न्याय पंचायत से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद आता है 97 से 109 तक शास्तियों और प्रक्रिया मतलब जो पेनाल्टी होती है वो धारा 97 से 109 तक है। धारा 110 की बात करें तो धारा 110 में राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार है। ओके, और तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। जो बाहरी नियंत्रण है वो 95 वगैरह में दिए हुए हैं। जितनी इम्पोर्टेंट धाराएं वो अधिकतर हो ही चुकी हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार के नियम बनाने का अधिकार किस में दिया गया है? धारा 110 में। नियम जो निरसन है मतलब ये सब किस में है? ये आगे इसी में आते हैं। तो राज्य सरकार के नियम बनाने का अधिकार धारा 110 में दिया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। धारा 118 में ग्राम पंचायत के संगठन तक के लिए व्यवस्था की गई है। धारा 119 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति दी गई है। ओके, तो बस इतना ही रखते हैं। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं मे भी शायद ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा एक एक धारा को करोगे तो सारा आपका मिक्सअप हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटी इतनी पढ़ी हुई होती है, उसमें इतने सारे आर्टिकल हैं, सारे आर्टिकल आप
पढ़ने में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो उसी तरीके ये तो एक नया है क्योंकि सभी ने इस सिलेबस को अधिकतर जो विलेज से या मतलब पंचायत से रिलेटेड जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा वही जानते होंगे, नहीं तो सब नया ही सबके लिए है। ठीक है, तो आप उतना ही पढ़ो जितना इम्पोर्टेंट है। अगर अलग से आता है तो सबके लिए ही वो अलग ही रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।